नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और हम लोग आज पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख चुके हैं। जो मित्र नहीं देख सके होंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आज हम लोग बिहार टेट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और बी टेट 2011 के प्रश्नों को देखेंगे और 45 से लेकर के 60 तक देखेंगे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होगा जो जे टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्नों को। 46 नंबर प्रश्न है, कि मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर होता है किसका? कीमत का, समझ का, पैमाने का या ये सभी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा पैमाने का। तो मानचित्र और स्केच में मुख्य अंतर किसका होता है? पैमाने का होता है। ध्यान रखिएगा कि मानचित्र बनाने में पैमाने का मानचित्र, इसका कारण हम लोग लिखेंगे, मानचित्र बनाने में पैमाने का प्रयोग अनिवार्य होता है। पैमाने का प्रयोग अनिवार्य होता है। अनिवार्य होता है, जबकि स्केच बनाने में, स्केच में पैमाने की, स्केच में पैमाने की अनिवार्यता नहीं होती है। तो मानचित्र और स्केच में मुख्य अंतर होता है पैमाने का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के लिए कक्षा 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम कौन बनाता है? एनसीटी, एनसीईआरटी, न्यूपा या एससीईआरटी? तो ध्यान दीजिएगा कि बिहार एक राज्य हो गया, तो किसी भी राज्य के लिए जो पाठ्यक्रम बनाएगा वह है एससीईआरटी। एनसीईआरटी आपका केंद्र स्तर का संस्था है, ये पूरे राष्ट्र के लिए पाठ्यक्रम बनाएगा। तो एससीईआरटी जो है आपका बिहार राज्य के लिए कक्षा 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम बनाएगा। थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं क्या है एससीईआरटी। एससीईआरटी इसका फुल फॉर्म होता है द स्टेट काउंसिल सी से काउंसिल, ई से एजुकेशनल, ई से एजुकेशनल, आर से होता है रिसर्च एंड टी से होता है टेक्नोलॉजी। यही होता है द स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इससे ध्यान दीजिएगा, टेक्नोलॉजी नहीं ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी नहीं ट्रेनिंग। इसका यदि हम लोग हिंदी जानना चाहें तो होता है राजकीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो राजकीय मतलब राज्य का,
एक राज्य का आपका बनाएगा ये पाठ्यक्रम। तो बिहार राज्य के लिए कौन बनाएगा? SCERT। और यह कक्षा 6 से 8 के लिए बनाएगा। तो यदि प्रश्न आ जाए कि झारखंड के लिए कौन सा हो सकता है, तो झारखंड के लिए है JCERT। JCERT मतलब हो गया झारखंड काउंसिल ऑफ, यहाँ भी ऑफ दे सकते हैं, ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो हम लोग साथ ही साथ JCERT के बारे में जान लिए। यदि झारखंड राज्य का पाठ्यक्रम बनाने की बात हो तो JCERT का काम होगा। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो इसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है पठारी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, या चौथा है ताल क्षेत्र में। तो किस में है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो संपूर्ण बिहार जो है वह मैदानी क्षेत्र में स्थित है। पूरे भारत भूमि के, ध्यान दीजिएगा इसका थोड़ा, पूरे भारत भूमि के 43% भूभाग पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। इस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत, इस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब राज्य शामिल है। तो यदि पूछ लिया जाए मैदानी क्षेत्र में कौन कौन, तो पंजाब भी आपका मैदानी क्षेत्र में शामिल है, हरियाणा भी, उत्तर प्रदेश भी और बिहार भी। तो बिहार, संपूर्ण बिहार राज्य जो स्थित है वह मैदानी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार की प्रचलित कला है। कला मतलब चित्रकला। तो बिहार की प्रचलित चित्रकला क्या है? मधुबनी, मुगल, अवधी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मधुबनी। बिहार की प्रचलित चित्रकला जो है वह मधुबनी है। और इस शैली में स्त्री की चित्र की प्रमुखता है। यदि मधुबनी क्या है, तो ये मधुबनी चित्रकला है। और इसमें जो है, इस शैली में स्त्री चित्र की प्रमुखता है। और ये बिहार के मधुबनी जिले में देखने को मिलता है। तो मधुबनी क्या है? एक चित्रकला है और इस शैली में स्त्री चित्र की प्रमुखता है। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। प्रसिद्ध मतलब फेमस फेस्टिवल कौन है? दुर्गा पूजा, छठ पूजा, वैसाखी या ये सभी। तो यदि बिहार की बात किया जाए स्पेशली, तो उसका जो प्रसिद्ध पर्व है वह है छठ। छठ पूजा जो है, जानते होंगे, बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और ख़ासकर पटना में। तो यह छठ पूजा जो है
आपका अक्टूबर नवंबर महीने में मनाया जाता है। कहिए कि दिवाली के बाद मनाया जाता है और बिहार में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें जो है सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। इसमें सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व जो है वह है छठ पूजा। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर क्वेश्चन कि सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय पर ज्ञान दिया जा सकता है। समसामयिक मतलब करंट अफेयर कहिए। करंट अफेयर्स का ज्ञान दिया जा सकता है। सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय पर ज्ञान दिया जा सकता है। कैसे? वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता द्वारा, तीसरा है दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो है हम लोग ज्ञान दे सकते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा। वाद विवाद मतलब दो गुट में हम लोग यदि बच्चे को बैठा दें और कोई टॉपिक्स दे दें, उसी पर पक्ष और विपक्ष बोलने के लिए दे दिया जाए तो उसको कहते हैं वाद विवाद। वाद विवाद मतलब एक पक्ष इधर एक पक्ष इधर, दो पक्ष, एक मान लीजिए मेरिट बोल रहा है तो दूसरा डीमेरिट बोल रहा है, तो दोनों में जो पक्ष जीतता है तो उसको हम लोग विनर कहते हैं। तो इसी तरह हम लोग वाद विवाद कराते हैं। तो वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा हम सामाजिक अध्ययन को बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता द्वारा क्वेश्चन आंसर भी पूछ लें तो भी हम लोग सामाजिक अध्ययन का ज्ञान दे सकते हैं। और दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा यदि डेली का न्यूज़पेपर भी हम लोग देखें, न्यूज़पेपर भी बच्चे को पढ़ने के लिए बोलें तो इससे भी उसको ज्ञान दिया जा सकता है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वह होगा डी। इसका जो सटीक आंसर होगा वह डी, मतलब उपरोक्त सभी तरीके, ये तीनों तरीके जो हैं इससे हम लोग सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय पर ज्ञान दे सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है। किसका? अर्थशास्त्र का, इतिहास का, भूगोल का या राजनीति विज्ञान का? तो बाल संसद मतलब होता है चिल्ड्रन पार्लियामेंट। यह प्रत्येक स्कूल में गठित किया जाता है और इसके तहत हम लोग ज्ञान दे सकते हैं। तो वह है राजनीति विज्ञान का, कहिए कि पॉलिटिकल साइंस का। हम लोग पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान बाल संसद के माध्यम से दे सकते हैं। इसमें होता क्या है कि प्रत्येक स्कूल में 12 मेंबर्स रहते हैं। 12 कितने मेंबर्स? 12 मेंबर्स रहते हैं। इसमें एक प्रधानमंत्री और सभी बच्चे ही होते हैं इसमें, और एक प्रधानमंत्री, एक उप प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के साथ साथ आपका 5 मंत्री होता है और 5 उप मंत्री। जैसे शिक्षा मंत्री तो उप शिक्षा मंत्री। इसी तरह का 12 पोस्ट होता है। देखिए 1, 2 और 5, 7 और 5 12। और इसमें जो बच्चे भाग लेते हैं उसका उम्र होना चाहिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे भाग लेते हैं इसमें। और इसमें एक जिस तरह संसद में कार्यवाही होता है उसी तरह का कार्यवाही स्कूली स्तर से ही देने का सोच है।
और उसी के तहत प्रत्येक स्कूल में बाल संसद का गठन किया जाता है। तो बाल संसद छात्रों का व्यवहारिक ज्ञान देता है, किसका? तो राजनीति विज्ञान का। और इसमें जो है छात्र को देश के चलाने के लिए आवश्यक कार्य प्रणाली से परिचित कराने का कोशिश किया जाता है। इस चीज को भी हम लोग देख लेंगे कि राजनीति विज्ञान से संबंधित, बाल संसद में राजनीति विज्ञान से संबंधित ज्ञान, राजनीति विज्ञान से संबंधित ज्ञान का स्थानांतरण करना ही मेन उद्देश्य है, स्थानांतरण करना। तो राजनीति विज्ञान से संबंधित ज्ञान क्या क्या हो सकता है आपका? लोकतंत्र एवं प्रशासन संबंधी, इसमें कोशिश ये किया जाता है कि लोकतंत्र से संबंधित और प्रशासन से संबंधित ज्ञान का स्थानांतरण हो बच्चों में। जिस तरह पार्लियामेंट नई दिल्ली में कार्यवाही होता है, उसी तरह का 2 कॉपी स्कूल में उतारने का कोशिश किया जाता है। वहाँ किस तरह प्रशासन क्या जिम्मेदारी निभाता है, लोकतंत्र किस तरह चलता है, तो उसी का एक 2 कॉपी यहाँ पर, यहीं से बच्चों को सीख मिले राजनीति विज्ञान का। तो मुख्य उद्देश्य यही है बाल संसद का। ध्यान रखिएगा, बाल संसद से एक प्रश्न आपका आने का संभावना रहता है, इसीलिए थोड़ा डिटेल से हम लोग चर्चा करने का कोशिश किए। कभी कभार प्रश्न आ जाता है कि बाल संसद में कितने सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 12, एक प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, 5 मंत्री और 5 उप मंत्री। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में विभिन्न देशों के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाता है? विभिन्न देश, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न देशों के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास या भूगोल। तो यदि बात कर लिया जाए कि 2 देशों के मध्य संबंध का अध्ययन जो किया जाएगा, तो वह किया जाता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। हम लोग जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषय आते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषय आते हैं। पहला है आपका इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है आपका राजनीति विज्ञान, और चौथा है अर्थशास्त्र। इन्हीं 4 विषयों का अध्ययन किया जाता है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। उसमें भी आपका राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रशासन तथा 2 देशों के मध्य संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में स्रोत विधि का प्रयोग किया जाता है। तो स्रोत विधि का जो प्रयोग किया जाता है वह है इतिहास। तो इतिहास में स्रोत विधि का प्रयोग किया जाता है। तो स्रोत विधि का प्रयोग सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय के लिए किया जाता है। इतिहास विषय के लिए किया जाता है। स्रोत विधि के अंतर्गत विभिन्न विषयों के विकास के मूल उत्पत्ति तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तथा प्राचीन वस्तुओं एवं अवशेषों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है। समाचार पत्र मतलब न्यूज़ पेपर कैसी शिक्षण सामग्री है। दृश्य, श्रव्य दृश्य या इनमें से कोई नहीं। तो दृश्य मतलब जिसको सिर्फ देख सकते हैं। दृश्य मतलब देख सकने वाला, विजुअल। श्रव्य मतलब सुनने वाला, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। श्रव्य दृश्य मतलब सुनने वाला भी और देखने वाला भी, और इनमें से कोई नहीं। तो समाचार पत्र क्या है, तो आप समझ गए होंगे कि यह एक दृश्य है। दृश्य शिक्षण सामग्री है। दृश्य शिक्षण सामग्री है। दृश्य शिक्षण सामग्री क्या होता है। दृश्य शिक्षण सामग्री में ध्यान दीजिएगा, दृश्य शिक्षण सामग्री वह होती है जिसमें दृश्य इंद्रियों मतलब कहिए कि आँख का प्रयोग होता है। आँख का प्रयोग होता है। और श्रव्य सामग्री क्या होता है। श्रव्य सामग्री होता है। श्रव्य सामग्री में आपका जो ज्ञानेंद्रिय यूज होगा वह होगा कान। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत जो आएगा आपका रेडियो, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। रेडियो एवं टेप रिकॉर्डर जो पहले चलता था, टेप रिकॉर्डर। तो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है रेडियो एंड टेप रिकॉर्डर। दृश्य सामग्री के अंतर्गत आ जाता है आपका न्यूज़पेपर। देखें, न्यूज़पेपर। एक होता है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य या तो कहिए कि श्रव्य दृश्य सामग्री, इसके अंतर्गत आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो उसका जो सबसे सटीक उदाहरण है
तो टेलीविज़न। टेलीविज़न में हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो समाचार पत्र की यदि बात करें तो कैसा शिक्षण सामग्री है, तो दृश्य। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत वृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह है एम.पी. मफात का। ध्यान दीजिएगा, एम.पी. मफात जो है उनका सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है और इनका यह कोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है। देखिए ध्यान से, राष्ट्रीय स्तर पर, अभी हम लोग देखे थे राज्य स्तर पर SCERT, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो विद्यालय शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करता है वह कौन है? तो NCERT या तो NCTE या तो न्यूपा या मानव संसाधन विकास मंत्रालय को MHRD कहते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर यदि पाठ्यक्रम तैयार करता है तो वह काम है NCERT। NCERT का जो फुल फॉर्म होता है, थोड़ा ध्यान रख लें हम लोग, NCERT का जो फुल फॉर्म, N से होता है नेशनल, N से नेशनल काउंसिल, C से होता है काउंसिल ऑफ, E से एजुकेशनल, R से होता है रिसर्च और T से होता है ट्रेनिंग। तो यही NCERT का जो मेन काम है वह है राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करना। NCTE है प्रशिक्षण, जैसे टीचर का जो प्रशिक्षण होता है B.Ed, D.Ed, इन लोगों के लिए मानक तैयार करना, रूल रेगुलेशन तैयार करना उन लोगों का है। यह एक न्यूपा जो है यह एक यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मानद विश्वविद्यालय है। और MHRD है कि यहाँ पर सभी तरह के शिक्षा से संबंधित कानून वगैरह वगैरह का यहाँ से बनता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से नए नए कानून बनाना, क्या सुधार किया जाए, ये सब चीज़ MHRD के अंतर्गत। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन का पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सृजनात्मक विकास या ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। ज्ञानात्मक विकास मतलब ज्ञान में वृद्धि, भावनात्मक विकास मतलब भावना में वृद्धि, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव बनाना। तो यदि सामाजिक अध्ययन को एक कुशल शिक्षक यदि पढ़ाएं तो उससे ज्ञानात्मक विकास भी हो सकता है, भावनात्मक विकास भी हो सकता है, सृजनात्मक विकास भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से ये तीनों विकास संभव हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? करके सीखो, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि या ये सभी? तो करके सीखने का जो अवसर प्रदान करती है वह है योजना विधि, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। और ये प्रश्न एक आता है कि योजना विधि के प्रतिपादक कौन थे? योजना विधि के प्रतिपादक कौन थे, ये प्रश्न आता है। तो किलपैट्रिक, याद रखिएगा, किलपैट्रिक जो हैं वही योजना विधि के प्रतिपादक थे। किलपैट्रिक के अनुसार शिक्षा सप्रयोजन होनी चाहिए तथा अनुभव से सीखने की प्रधानता दी जानी चाहिए। इनका
यही थिंकिंग था, यही विचार था कि जो शिक्षा दी जाए वो अनुभव से सीखने की प्रधानता हो उसमें। तो कौन सी विधि, शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर देती है? योजना विधि। और योजना विधि के प्रतिपादक तो किलपैट्रिक। अंतिम प्रश्न है 60। इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इकाई परीक्षा मतलब होता है यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या नहीं। दूसरा, अगली इकाई को पढ़ना। तीसरा, छात्रों को हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रखना। चौथा, छात्रों को अनुशासित करना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा, कक्षा शिक्षण के दौरान इकाई परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि छात्र ने इकाई से संबंधित सामग्री को कहाँ तक और कितना सीख लिया है। कहाँ तक और कितना सीख लिया है। इकाई मतलब उस इकाई का कहाँ तक और कितना सीख लिया है। इसके आधार पर ही शिक्षक कक्षा में अगली इकाई पढ़ाने से पूर्व अपने शिक्षक की कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। इसीलिए ये पता लगा लेता है टीचर कि हम जो इकाई पढ़ाए उसमें बच्चा कितना सीखा, और यदि ज़रूरत पड़े, यदि कम सीखा होगा तो टीचर उसको सिखाने का कोशिश करते हैं। इसीलिए यूनिट टेस्ट लिया जाता है प्रत्येक महीने कह लीजिए। तो यूनिट टेस्ट का यही उद्देश्य होता है। तो मित्रों, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन्स को दबाना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन्स को दबाएंगे तो होगा ये कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। तो आपने पूरा आधे घंटे तक मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।